वानम, इसका मतलब है जंगल। जब एक राजा अपने ही स्वार्थ के लिए पूरे जंगल को तबाह कर देता है, वहां रहने वाले समुदाय की हत्या कर देता है, तो क्या होगा जब उसी जंगल की देवी अपना बदला लेने के लिए वापस आएगी। देखेंगे आज की कहानी में, जो 2021 में आई तमिल फिल्म वानम के बारे में है। तो दोस्तों, इससे पहले आप कहानी में खो जाए, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है एक कहानी से, जिसमें हमें बताया जाता है कि 1946 के कालखंड में सिरुमलई नाम का एक साम्राज्य था। उस राज्य का एक जमींदार यानी कि एक राजा था, जिसका नाम था वनितरायन। दोस्तों, वनितरायन को कला के क्षेत्र में काफी रुचि थी, इसलिए उसे पुरानी चीजों को कलेक्ट करना काफी पसंद था। ऐसे ही एक दिन वनितरायन को पता चला कि चीन के एक तांत्रिक ने जादुई आईना बनाया है, और उस आईने की खास बात ये थी कि वो आईना हमारे पूर्व जन्म के बारे में बताता था। यानी कि हम ये पता लगा सकते थे कि हम पिछले जन्म में कौन थे। वनितरायन को पता चला कि इस वक्त वो आईना वर्मा में है। वहाँ पर ब्रिटिश लोगों ने हमला किया था, लेकिन फिर भी वनितरायन वहाँ जाकर उस आईने को बहुत ही ज्यादा पैसे देकर खरीद लेता है। आईना घर पर लाने के बाद वनितरायन अपने आप को उस शीशे में देखता है, तो उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आता है। दोस्तों, उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2018 में। हम वाणतिपारे नाम के एक गांव को देखते हैं, जहां पर अभी अभी एक तितली का जन्म होता है। उसी गांव में दूसरी तरफ एक न्यू बॉयज हॉस्टल बन रहा था। 3 पेंटर वहां पर काम कर रहे थे, और तभी उनका मालिक उनसे कहता है, चलो बहुत टाइम हो गया, बाकी का काम हम कल करते हैं। लेकिन मुरली उन दोनों से कहता है, भाई अभी ना थोड़ा काम बाकी है, आप आगे चलो, मैं आता हूँ। उन दोनों के जाने के बाद मुरली दारू की बोतल निकाल कर पीने लगता है। शराब पीने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उसे उस हॉस्टल पर आने के लिए कहता है, गुटरगु करने के लिए। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड मना कर देती है, तो वो उसे धमकी देने लगता है। कहता है कि अगर तुम नहीं आई तो मैं हमारे पर्सनल वीडियोस इंटरनेट पर शेयर कर दूंगा। मैं तुम्हारा 1013 रूम में इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद मुरली उस रूम के अंदर चला जाता है। तभी अचानक उस रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, और उसके बाद उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। उसका सिर गोल 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 घूमे ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग अभी फट ही जाएगा। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मुरली की गर्लफ्रेंड वहां पर आ जाती है, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी। मुरली ने तो अपने आप की जान ही ले ली थी। और ऐसा क्यों हुआ, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब मुरली की ऐसी हालत देखकर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। और दोस्तों, ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, और सीन शिफ्ट होता है 1 साल के बाद, जहाँ पर हम AKV फाइन आर्ट्स नाम के एक कॉलेज को देखते हैं। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट कॉलेज का लाइव वीडियो बना रहे थे, और बाकी के स्टूडेंट बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी हम एक बंदे को देखते हैं, जो कि एक दीवार पर बहुत ही सुंदर पेंटिंग बना रहा था, जिसका नाम है मदन। उसके बाद हम देखते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल को, जो कि कॉलेज की जमकर तारीफ कर रहा होता है। उसके बाद यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं जैस्मिन को। जैस्मिन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर होने के साथ वो एक यूट्यूब चैनल भी चलाती है। जैस्मिन कुछ काम कर रही थी, तभी जैस्मिन को फेसबुक पर उसी कॉलेज का लाइव वीडियो नजर आता है। उसे देखने के बाद उसे वहां जाकर उस कॉलेज की डॉक्यूमेंट्री बनाने का आइडिया आता है। अब यहाँ हम कॉलेज की तरफ आते हैं, और हमें मदन को दिखाया जाता है। दोस्तों, मदन एक बहुत ही अच्छा, सिंसियर और होशियार लड़का था, लेकिन उसके हॉस्टल का वार्डन बहुत ही खड़ूस था। वो मदन को जरा भी पसंद नहीं करता था। वो हमेशा इसी फिराक में रहता था कि मदन कोई गलती करे और उसे मदन को डांटने का मौका मिल जाए। ऐसे ही एक दिन वार्डन मदन और उसके फ्रेंड्स को रूम नंबर 1013 में शिफ्ट होने के लिए कहता है। और दोस्तों, ये वही कमरा है जहाँ पर मुरली ने अपनी जान ली थी। इसीलिए मदन बेचारा वार्डन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन लोगों की एक नहीं सुनता, और मदन और उसके दोस्तों को उसी रूम में भेज देता है। अब उन्हें ना चाहते हुए भी वहां पर रहना पड़ता है। उसके बाद स्टूडेंट उस रूम की साफ सफाई करते हैं और अपना सामान सेट कर लेते हैं। रात होने के बाद मदन अपने रूम के बाहर माँ के साथ फोन पर बात करने के लिए चला जाता है। यहाँ इस तरफ मदन का एक फ्रेंड, जिसका नाम है बसंत, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। और अब वो दोनों क्या कर रहे थे, ये मुझे ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ लेना। यहाँ बाहर मदन का कॉल कट हो जाता है, इसलिए वो इधर उधर टहलने लगता है। तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आता है, जिसे देखकर मदन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है।
उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह जैस्मिन उस कॉलेज में दाखिल होती है। वो कॉलेज पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वहाँ पर आई थी। जैस्मिन डायरेक्ट प्रिंसिपल से मिलती है और अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है जिसके साथ वो एक यूट्यूब चैनल भी रन करती है। और फिलहाल जैस्मिन अब इस कॉलेज की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वहाँ आई थी, तो प्रिंसिपल भी खुशी खुशी मान जाते हैं। उसके बाद जैस्मिन मदन के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि उस दिन फेसबुक लाइव पर जैस्मिन ने देखा था कि मदन ने दीवार पर बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई थी। इसलिए जैस्मिन प्रिंसिपल के साथ मदन का भी इंटरव्यू लेना चाहती थी। अब वो मदन से जाकर मिलती है। इंटरव्यू के दौरान जैस्मिन मदन से पूछती है कि आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट कहाँ से आया, तो मदन उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है। बचपन से ही मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था। मैं और एक लड़की बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जब वो दोनों खेल रहे थे तब मदन को किसी जगह एक कुत्ते का बच्चा नजर आता है और वो उसके साथ बहुत ही खुश था। अब कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि उस बच्चे को किसी कारणवश उस गांव से बाहर जाना पड़ता है, तो मदन उस बच्चे को अपना पपी गिफ्ट दे देता है। और दोस्तों उसी याद में मदन ने उस दिन वो पेंटिंग बनाई थी। ये कहानी सुनने के बाद अब जैस्मिन मदन को पहचान लेती है, क्योंकि दोस्तों वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि जैस्मिन ही थी। ये जानने के बाद तो मदन और भी ज्यादा खुश हो जाता है। और दोस्तों देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के साथ करीब आने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा मिलने लगते हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ प्यार हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैस्मिन प्रिंसिपल का इंटरव्यू ले रही थी। प्रिंसिपल अरुण उसे कहता है कि गवर्नमेंट से उसने ये कॉलेज लिस्ट पर लिया हुआ है, क्योंकि दोस्तों अरुण गोपाल को कला क्षेत्र में काफी रुचि थी। इस कॉलेज के जरिए वो नौजवानों को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहता था। उसके बाद जैस्मिन अरुण से एक और सवाल करती है, सर मुझे एक और बात पता चली है कि आप पुनर्जन्म के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, क्या पुनर्जन्म होता है ऐसा मानते हो? अरुण कहता है कि हाँ, पुनर्जन्म जरूर होते हैं, उस पर रिसर्च भी चल रही है और अब इस बात को भी हमारे साइंटिस्ट मानते हैं। कुछ लोगों को अपना पुनर्जन्म याद आता है तो कुछ लोगों को नहीं, लेकिन जैसा मूवीज में होता है वैसा पुनर्जन्म नहीं है। अगर यहाँ इस जन्म में हम इंसान हैं, तो पिछले जन्म में कोई भी हो सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली या जानवर कोई भी। अगर इस जन्म में मर्द है तो पिछले जन्म में हम औरत भी हो सकते हैं। और दोस्तों इस लास्ट वाली बात को याद रखना। दूसरी तरफ यहाँ वसंत सिगरेट पीने के लिए किसी जगह पर आता है और देखते ही देखते पता नहीं उसे क्या हो जाता है, उसका सर वैसे ही गोल गोल घूमने लगता है, जिसके दिमाग में कुछ अजीब सी फ्रीक्वेंसी आने लगती है और वो जोर जोर से चीखने लगता है और वहीं पर गिर जाता है। अब यहाँ पर रात होने के बाद जैस्मिन उस कैंपस में टहल रही थी, तभी उसे वहाँ पर एक पुतला दिखाई देता है। तभी वहाँ पर मदन भी आ जाता है और वो दोनों उस पुतले के बारे में बात करने लगते हैं। उसके बाद वहाँ पर मदन का दोस्त आकर उसे रूम पर चलने के लिए कहता है, क्योंकि वार्डन चक्कर मार रहा था। लेकिन जब तक मदन रूम की तरफ पहुंच पाता, वार्डन वहां पर आ चुका था। वो उसे लेट रूम में पहुंचने के लिए अंदर जाने से मना कर देता है और उसे बाहर ही सोने के लिए छोड़ देता है। दोस्तों यहाँ पर जैस्मिन उस पुतले के साथ सेल्फी ले रही थी, तभी वहाँ पेड़ के ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसे देखकर जैस्मिन डर जाती है और वो सीधा कॉल करके ये बात मदन को बताती है। मदन उसे कहता है कि उस आदमी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी एक तितली आकर मदन की आंख को छू लेती है। मदन की नजर दूसरी तरफ जाती है तो वो शॉक रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर वसंत ने खुद की जान ले ली थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कॉलेज में पुलिस आ जाती है और इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। यहाँ पर मदन बहुत ही अपसेट था, क्योंकि उसके दोस्त की मौत हो चुकी थी। जैस्मिन उसे बताती है कि तुम्हारे रूम में ये पहली मौत नहीं है, 2018 में यहाँ पर एक पेंटर की भी मौत हो चुकी थी। उसके बाद जैस्मिन उसे अखबार में छपा हुआ एक न्यूज आर्टिकल दिखाती है। उसे देखकर मदन सोचता है कि इन दोनों घटनाओं का कुछ ना कुछ तो संबंध जरूर है। दोस्तों उसके बाद मदन वार्डन से मिलने के लिए चला जाता है। वो वार्डन से कहता है कि उसे उसका रूम बदलना है, क्योंकि वहाँ पर अभी तक 2 जानी जा चुकी थी। लेकिन वो घमंडी वार्डन उसकी एक नहीं सुनता और तो और वो उसे एक थप्पड़ लगा देता है। लेकिन हमारा मदन भी कुछ कम है क्या, वो उस रूम में न रहने की ठान लेता है और उस रूम को ताला लगाकर डू नॉट एंटर का पोस्टर लगा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मदन और जैस्मिन 2018 में हुई मुरली की मौत के केस के बारे में छानबीन करने लगते हैं। वो उस न्यूज आर्टिकल के ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन अब वो ऑफिस नहीं था, वहाँ पर लाइब्रेरी बन चुकी थी। वहाँ के एक आदमी के साथ बातचीत करने के बाद वो उन दोनों को एक रूम में भेज देता है, जहाँ पर उन्हें मुरली केस के रिलेटेड कुछ जानकारी मिल सकती थी।
अब थोड़ा ढूंढने पर उन्हें वहाँ पर एक किताब मिलती है और हम देखते हैं कि उस किताब में एक तितली का भी स्केच बना हुआ था। दोस्तों दरअसल ये किताब जमींदार वनतरायण की बायोग्राफी थी और इस किताब के लेखक का नाम था उर्चावन। और दोस्तों वनतरायण ने ही इस कॉलेज को बनाया था। अब वो दोनों कहानी पढ़ने लगते हैं। उर्चावन इस किताब के स्टार्टिंग में अपने ही तारीफ उनके पुल बांधने लगता है। वो लिखता है कि मेरा नाम उर्चावन है, मेरा नाम बहुत ही अच्छा होने के साथ जमींदार ने मुझे चुना उसकी बायोग्राफी लिखने के लिए। उसके बाद मैंने वनतरायण के बारे में बहुत रिसर्च की। वो कला का प्रशंसक और पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का उसे शौक था। लेकिन वनतरायण का एक और दूसरा भयानक चेहरा भी था। वो गांव की हर औरत का शोषण करता था, उनकी इज्जत लूटता था। उनकी इज्जत लूटने के बाद वो उस औरत की नाक की नथनी को काट कर अपने पास रखता था और इसी तरह से कई सारी नथनियों को उसने इकट्ठा किया था। गांव की हर औरत उसे बहुत ही भला बुरा कहती थी। इसी के साथ वनतरायण की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उसने एक लड़के को गोद लिया था। लेकिन जब वो लड़का शिकार के लिए जंगल गया लेकिन वापस नहीं आया। वापस आई तो बस ये खबर कि राजा के बेटे को एक शेर ने खा लिया। अब वनतरायण ने अपनी बायोग्राफी लिखते वक्त साफ कहा था उसमें सिर्फ अच्छाई के बारे में लिखना और उसके बुरे काम छुपाना। अब एक दिन उर्चावन महल के उस कमरे में चला जाता है जहाँ पर वो जादुई शीशा रखा हुआ था। उसमें वो अपने आप को देखता है तो उसे अपना पूर्व जन्म दिखाई देता है जो कि एक बूढ़ा कमजोर आदमी था। उसके बाद हम देखते हैं कि वनतरायण कुछ पंडितों को बुलाकर अपने भविष्य के बारे में पूछने लगता है। पंडित उसे बताते हैं कि आगे आने वाला समय उसके लिए अच्छा नहीं है। तो वो उनसे पूछता है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे दुनिया में मेरा नाम हो। पंडित जी उसे बताते हैं कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव है। वहाँ पर कुछ आदिवासी लोग रहते हैं और वो लोग पलची देवी को बहुत मानते हैं। वो जगह बहुत ही अच्छी है और अगर वहाँ पर वनतरायण ने एक यूनिवर्सिटी बनाई तो मरने के बाद भी लोग उसे याद रखेंगे। इसीलिए अब वनतरायण उसी कबीले के एक आदमी को बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे इलाके में एक यूनिवर्सिटी बनाने वाला हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। वो उसे ये भी पूछता है कि तुम्हारे गांव में बाहर के लोग नहीं आ सकते ना। वो आदमी जिसका नाम था माली वो कहता है कि जी हाँ महाराज, हमारे गांव में मल्ली नाम की एक प्रेग्नेंट औरत रहती है। मल्ली के पास कुछ अनोखी शक्तियाँ है। उसकी हर दुआ जंगल के देवी देवता पूरी करते हैं। वो जंगल और जानवरों को बहुत ही प्यार करती है। वो इंसान वनतरायण को एक और राज बताता है। जब उसका बेटा जंगल में शिकार करने के लिए गया था तब मल्ली ने ही उसके बेटे को पकड़ लिया। जंगल के जानवरों को परेशान करने के गुनाह में उसने उसे बांधकर शेर के हवाले कर दिया। अब ये बात सुनकर जमींदार को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो आदमी ये भी बताता है कि मल्ली के पति ने भी कुछ ऐसा ही किया था, इसलिए उसने अपने पति को ही उस गांव से बाहर निकाल दिया। मल्ली का एक और भाई है और उसके पास भी अजीब सी शक्तियां हैं। उसके भाई ने एक दिन तितली को देखा और गांव वालों को बताने लगा कि यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर जास्मिन और मदन किताब पढ़ रहे थे। लाइब्रेरी का टाइम हो गया था इसलिए वो फिर से कॉलेज में चले जाते हैं। मदन वनतरायण के पुतले को देखता है तो उसे वहाँ पर वो तितली दिखाई देती है जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। वो तितली उसे एक कुएं के पास लेकर जाती है और उस कुएं में मदन के एक और फ्रेंड साइमन की लाश होती है। अब साइमन के मौत के बाद पुलिस फिर से कॉलेज आती है। प्रिंसिपल पुलिस को बताता है कि साइमन ड्रग्स लेता था और वैसे ही कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी करता था, तो ऐसा हो सकता है कि वो वहाँ नशे की हालत में गया हो और उस कुएं में गिरकर उसकी मौत हो गई हो। उसके बाद यहाँ हम हॉस्टल में मदन को देखते हैं जिसका एक और दोस्त उसे बताता है कि उस दिन साइमन की आंखें बहुत लाल दिखाई दे रही थी और मुझे लगता है कि उसकी मौत एक्सीडेंटली नहीं हुई है, कुछ ना कुछ हुआ है उसके साथ। अब मदन प्रिंसिपल के पास जाकर अपना रूम चेंज करवाने की रिक्वेस्ट करता है और प्रिंसिपल उसे दूसरे रूम में रहने की इजाजत दे भी देते हैं क्योंकि दोस्तों अब तक उस कमरे में रहने वाले 3 लोगों की मौतें हो चुकी थी। उसके बाद मदन और जास्मिन फिर से उस लाइब्रेरी में चले जाते हैं और वो कहानी को आगे पढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों वनतरायण को उस गांव में यूनिवर्सिटी बनानी थी, इसलिए वो उस गांव में पुलिस भेज देता है। वो पुलिस वहां पर जाकर गांव वालों को 3 दिन में ये गांव खाली करने के लिए कह देती है। ये सुनकर गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो मदद के लिए मल्ली के पास जाते हैं। मल्ली उन्हें बताती है कि हमें देवी की पूजा करनी होगी, वही हमें बचा सकती है।
अब रात में मल्ली और उसका भाई पूजा की तैयारी कर रहे थे। तभी वहाँ पर माली और उसके कुछ साथी आ जाते हैं और वो मल्ली के भाई को हाथी भगाने के लिए बुलाते हैं। उसका भाई पहले तो जाने से मना कर देता है, लेकिन मल्ली उसे कहती है कि मदद करने के लिए जाना चाहिए, तुम चले जाओ। इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जमींदार इसी फिराक में था। उन लोगों के जाते ही जमींदार मल्ली के घर में घुस जाता है। ये जमींदार इतना घटिया था कि इसके दिल में थोड़ा भी डर नहीं था। वो प्रेग्नेंट मल्ली को पीटता है और उसकी इज्जत भी लूटता है। उसके बाद वो उसके नाक की नथनी को काट कर अपने पास रख लेता है और इतना सब कुछ करने के बाद वो उसे मार भी देता है। अब उसके कुछ देर बाद मल्ली का भाई वहाँ पर आता है और मल्ली की ऐसी हालत देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। अब इसके आगे की कहानी उस किताब में नहीं लिखी थी, इसलिए अब जैस्मिन और मदन फिर से कॉलेज वापस आ जाते हैं। जैस्मिन उस किताब के लेखक के बारे में बहुत रिसर्च करती है और बहुत ज्यादा छानबीन करने के बाद उसे ये पता लगता है उस किताब का लेखक उर्चावन अभी भी जिंदा है। जैस्मिन को उर्चावन का एड्रेस भी मिल जाता है और अगले ही दिन हम देखते हैं कि वो दोनों उर्चावन से मिलने के लिए उसके घर चले जाते हैं। वो उर्चावन से कहते हैं कि हमने आपकी किताब पढ़ी जिसमें आपने वनतरायण की बायोग्राफी लिखी है, लेकिन अब हमें आगे की कहानी जाननी है। पहले तो उर्चावन उन्हें बताने से मना कर देता है, लेकिन फिर मदन कॉलेज में हो रहे स्टूडेंट की हत्या के बारे में बताता है, इसलिए उर्चावन कहानी बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि अब मल्ली के मरने के बाद गांव वाले उसे उसी जगह पर दफन कर देते हैं और उसका भाई बहुत ही दुखी हो जाता है और इसी दुख में वो जंगल के अंदर चला जाता है और आज तक उसका कोई भी ठिकाना नहीं था। उसके बाद उस गांव में पुलिस वाले आते हैं और गांव के लोगों पर अत्याचार करने लगते हैं। अब ये गांव के लोग कहीं दूसरी जगह पर तो नहीं जा सकते थे, इसलिए वो सभी लोग खुद की ही जान ले लेते हैं। उसके बाद वनतरण अपनी यूनिवर्सिटी बनाने का काम शुरू कर देता है और उसी 2-4 सालों में वनतरण की मौत भी हो जाती है। अब ये कहानी सुनने के बाद जैस्मिन और मदन कॉलेज वापस आ जाते हैं। तभी हम कॉलेज में देखते हैं कि राजेश नाम का एक लड़का अपना काम कर रहा था। तभी अचानक वो भी स्टूडेंट अजीब सी हरकतें करने लगता है। उसे भी अलग तरह की फ्रीक्वेंसी महसूस होने लगती है और उसे बहुत ज्यादा दर्द भी होने लगता है। अब इसके चलते वो खुद का गला काटने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मदन आ जाता है। उन दोनों में हाथापाई होती है और राजेश बेहोश हो जाता है। उसके बाद सभी लोग राजेश को अस्पताल ले जाते हैं और अगले दिन हम देखते हैं कि मदन प्रिंसिपल और वार्डन से जाकर मिलता है। वो उन दोनों को वनतरायण की पूरी कहानी बताता है और ये भी बताता है कि उसने वल्ली के भाई को देखा है। अब वो ही एक है जो हमें इस समस्या में उपाय बता सकता है। दोस्तों, जब जैस्मिन उस पुतले के सामने सेल्फी ले रही थी तो पेड़ के ऊपर वो बूढ़ा आदमी बैठा था। वो और कोई नहीं बल्कि मल्ली का भाई था। इसीलिए अब मदन वल्ली के भाई को ढूंढने के लिए वहाँ के जंगल में चला जाता है। बहुत ज्यादा ढूंढने पर उसे वो मिल भी जाता है। वो उसे बताता है कि मल्ली हमारे लिए देवी माँ की तरह थी। जहाँ पर तुम्हारा कमरा है वहाँ पर ही मल्ली को दफनाया गया है। मैं हर पूर्णिमा की रात में वहाँ आकर मलची देवी की पूजा करता हूँ और जितने भी तुम्हारे दोस्त मारे गए हैं वो लोग वहाँ पर अपवित्र काम करते थे, जैसे कि नशा करना, शराब पीना, लड़कियों के साथ गंदी हरकतें करना वगैरह वगैरह, और इसीलिए उनकी मौत हो गई। मल्ली अपना बदला लेने के लिए वापस आ चुकी है और इसी तरह जमींदार ने भी अपना अगला जन्म लिया होगा। जब मल्ली जमींदार को खत्म करेगी तभी ये सारी हत्याएं रुक सकती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसिपल उर्चावन के घर पर पहुंच जाता है और दोस्तों वो जादुई शीशा उसी के घर पर था। प्रिंसिपल उसमें अपना चेहरा देखता है तो उसे वनतरायण नजर आता है। मतलब अरुण और कोई नहीं बल्कि जमींदार है। दोस्तों, अरुण को अपना पिछला जन्म याद आ चुका था और इसीलिए उसने वो कॉलेज खरीद लिया था। उसके बाद वो उर्चावन को मारने लगता है क्योंकि उसने किताब में वनतरायण के बारे में बहुत ही बुरी चीजें लिखी और वो उसकी जान भी ले लेता है। अब दूसरे दिन हम देखते हैं कि मदन प्रिंसिपल को बताता है कि जब तक मल्ली उस वनतरायण को खत्म नहीं कर देगी तब तक ये आत्महत्याएं नहीं रुकेगी। ये सुनकर अरुण मन में सोचता है कि अब मुझे जल्द से जल्द मल्ली को ढूंढकर खत्म करना होगा, इससे पहले कि वो मुझे खत्म करे। अरुण कहता है कि क्या तुम्हें अंदाजा है कि कौन मल्ली और कौन वनतरायण हो सकता है? उसके बाद मदन उसी के बारे में सोचने लगता है। रात हो जाती है और मदन और जास्मिन उसी के बारे में सोच रहे थे। अब मदन को लगता है कि जास्मिन ही वल्ली है क्योंकि उसने पलची देवी को पहचान लिया था और उसके हाथ पर एक सिंबल भी था। इसलिए मदन जास्मिन को प्रिंसिपल के पास भेज देता है ताकि प्रिंसिपल जास्मिन को हिप्नोटाइज करके उसके पिछले जन्म के बारे में पता लगा सके। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि मदन उस कमरे में चला जाता है जहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीजें रखी हुई थी।
वहाँ पर मदन को वो जादुई शीशा भी दिखाई देता है। उसमें वो अपने आप को देखता है। यहाँ हम प्रिंसिपल को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि जास्मिन वल्ली नहीं है और वो भी उसी पुरानी चीजों के कमरे में आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। हमें पता चलता है कि मदन और कोई नहीं बल्कि वल्ली है। अब प्रिंसिपल भी वहाँ पर आता है और मदन को ये पता चल जाता है कि प्रिंसिपल और कोई नहीं बल्कि वनतरायण है। अब इन दोनों के बीच बहुत ही बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। दोस्तों बहुत हाथापाई होने के बाद आखिरकार वल्ली जमींदार को मार ही देती है। अब वल्ली की आत्मा आजाद हो चुकी थी और उसका बदला भी पूरा हो गया था, इसलिए वल्ली फिर से जंगल में चली जाती है। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।